आइए बच्चों आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। आपको पता है कि लगभग 12 मिलियन हेक्टेयर में पेड़ जो है वो जल गए 2023 में। पूरा यूरोप फॉरेस्ट फायर से सफ़र कर रहा है और अभी हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि पूरा साउथ अमेरिका में, चाहे ब्राज़ील हो चाहे पेरू हो, हर जगह फॉरेस्ट फायर्स देखी जा सकती हैं। अगर हम यूरोप की बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि पूरे यूरोप में फ्लडिंग है। जो यूरोप सबसे सुरक्षित माना जाता था रहने के लिहाज से, सोशली हो या क्लाइमेट वाइज हो, तो यूरोप सुरक्षित था रहने के लिए। अब यूरोप पूरा फ्लडिंग से गुजर रहा है। इसी तरह से हमने देखा साउथ अमेरिका में लगातार फॉरेस्ट फायर होते जा रही हैं। तो ये जो मेन 3 फैक्टर हैं, ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन और क्लाइमेट चेंज, क्या ये साउथ अमेरिका की बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि नहीं, आज का पूरा वीडियो इसी पर है। और इससे हम अपने GS3 के पेपर मेंस में भी लेके आ सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में, और यहाँ बहुत कुछ हम प्रीलिम्स और मेंस के अकॉर्डिंगली सीख सकते हैं। ये आर्टिकल मैंने इंडियन एक्सप्रेस से लिया हुआ है, तो आप इसकी डिटेल आर्टिकल के लिए वहाँ पे भी रेफर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। आज के टॉपिक में हम लोग इन बातों को कवर करेंगे। फॉरेस्ट फायर है क्या, व्हाट इज फॉरेस्ट फायर्स, पहला पॉइंट इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। दूसरा एक पॉइंट समझना होगा हमें कि इंडिया में कैसे इसको हम देख सकते हैं, क्या सिनेरियो चल रहा है इंडिया में फॉरेस्ट फायर का। आपने रिसेंटली देखा होगा उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में कई जगह फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट मिले हमें, ठीक है। हम यहाँ ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से मेंस में बन सकते हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा हम समझेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर, जंगलों में लगने वाली आग के कारण क्या है। और एक पॉइंट हम समझेंगे कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र, ऐसे आकलन माने तो लगभग 40% से ज़्यादा जंगल जो है वो वल्नरेबल हैं फॉरेस्ट फायर के। और जो मेजर्स हमारे हैं, जो मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो सफिशिएंट नहीं है। अगर फॉरेस्ट फायर होती है एक लार्ज स्केल पे तो शायद हम उसे रोकने में बहुत ज़्यादा सफल ना हो पाए। तो हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। एक छोटे से आकलन से और समझिए कि हिमाचल प्रदेश में रायसिन प्रोड्यूस करके, राल प्रोड्यूस करके लगभग 10 करोड़ रुपए सालाना की इनकम होती थी, जो सब्सटेंशियली कम होती चली जा रही है। और इसकी मेन वजह, इस प्रोडक्शन की मेन वजह है, कम होने की मेन वजह जो है वो क्या है, फॉरेस्ट फायर्स है। आगे इस पे भी हम बात करेंगे। पूरी दुनिया में क्या चल रहा है फॉरेस्ट फायर को लेकर, ऐसे समझिए कि जो मोस्ट वर्स्ट सफरर है फॉरेस्ट फायर का वो कौन सा देश है, कनाडा है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। फॉरेस्ट फायर रोकने के लिए क्या मिटिगेशन यूज किए जा सकते हैं, क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या भारत में भी ऐसे कुछ उपाय किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। अगर किए गए हैं तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन सी मेन बॉडीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर हम प्रैक्टिकली समझें तो ये मेंस के GS3 और टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड टॉपिक है और ये हमारे लिए बहुत रेलेवेंट भी है, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, फॉरेस्ट फायर से केवल पेड़ों को नुकसान नहीं है, ठीक है। इससे उस पूरे फॉरेस्ट का जो फ्लोरा फौना है वो सब सीरियसली डिस्टर्ब होगा। और यकीन मानिए जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो क्लाइमेट चेंज है, वो इससे मल्टीप्लाई होगा, इसकी वजह से ग्रो करेगा। साउथ अमेरिका में जो फॉरेस्ट फायर है वो कहीं ना कहीं आप देखिए ड्रॉट और क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट है, इसका जो बढ़ना है। इन सब पे हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। 13 कंट्री साउथ अमेरिका की ऐसी हैं जो आज की डेट में फॉरेस्ट फायर से सफर कर रही हैं, 13 कंट्रीज, ठीक है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में आप पढ़िएगा, ब्राज़ील है, पेरू है, कोलंबिया है, और लगभग 13 देश ऐसे हैं, बोलीविया है, जो किससे सफ़र कर रहे हैं, फॉरेस्ट फायर से सफ़र कर रहे हैं। और चूंकि ये न्यूज़ में है इसलिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक मैप वर्क आप कर लेंगे अपने आप से, साउथ अमेरिका को पढ़िए और साउथ अमेरिका में उन लोकेशन को मार्क करिए जहाँ पे अमेज़न फॉरेस्ट है या जहाँ पे आज की डेट में ये एरिया है। देखिए पेरू पढ़ लीजिएगा, ब्राज़ील पढ़िएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये ज्योग्राफी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आप लोग ने किए ही होंगे मैप वर्क। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन 3 क्वेश्चंस को देखिए, इन 3 क्वेश्चन से आपको आइडिया लगेगा कि क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे पूछा जा सकता है। थोड़ा सा मैं इनको धीरे पढ़ूंगा ताकि आपको ज्यादा अच्छा बेहतर समझ में आए। हो सकता है कि इस पीपीटी में इन तीनों क्वेश्चन के पूरे आंसर आपको ना मिले, इसको हम आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़िए,
एग्जामिन द रोल ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहला पार्ट क्या है, एग्जामिन द रोल ऑफ डिफॉरेस्टेशन, किस चीज में, इन ड्रॉट एंड क्लाइमेट चेंज, कैसे डिफॉरेस्टेशन से ड्रॉट बढ़ रहा है और क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, ठीक है, और कैसे फॉरेस्ट फायर ट्रिगर हो रही है। तो डिफॉरेस्टेशन से ड्रॉट क्लाइमेट चेंज कैसे बढ़ रहा है और फॉरेस्ट फायर कैसे ट्रिगर हो रही है, पहला क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैंने इन साउथ अमेरिका जरूर लिख दिया, बट यहाँ पे इंडिया भी हो सकता है कि कैसे डिफॉरेस्टेशन की वजह से ड्रॉट बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज में ट्रिगरिंग हो रही है, फॉरेस्ट फायर बढ़ रही है इंडिया में, और इसके इकोलॉजिकल और सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इस क्षेत्र में क्या पड़ेंगे। ऐसा समझिए, जो वनावरण कम हो रहा है, जो डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं, उससे कैसे ड्रॉट बढ़ रहा है, कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है भारत में, साउथ अमेरिका की जगह मैं इंडिया कर दे रहा हूँ, और कैसे इस पूरे क्षेत्र में इसका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है और सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, पूरा पूरा क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन को ग्लोबल कॉन्सिक्वेंस के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। देखिए आज के ग्लोबल टाइम में हम किसी चीज से अछूते नहीं रह गए हैं, ना हम किसी वायरस से बचे रह जाएंगे, ना हम किसी समस्या से बचे रह जाएंगे। ऐसी समस्या जो ग्लोबल नेचर की है उसका समाधान ग्लोबली ही मिल सकता है। तो यकीन मानिए क्लाइमेट चेंज एक ऐसी समस्या है, एक ऐसा सिचुएशन है जिसका उपाय ग्लोबली ही ढूंढा जा सकता है, अकेले तो शायद हमें इसका उपाय ना मिले। क्या दूसरा देखिए, एनालाइज द ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फॉरेस्ट फायर इन साउथ अमेरिका। जो अमेरिका, साउथ अमेरिका में फॉरेस्ट फायर है उसके ग्लोबली क्या परिणाम होंगे। अब यहां पे मैंने इसको इंडिया के रिस्पेक्ट में लिया है कि इसमें हम देखें कि इसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और कैसे ये ट्रांस बाउंड्रीज एनवायरमेंटल इशू इंडिया की एयर क्वालिटी, मॉनसून पैटर्न और बायोडाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करते हैं या कैसे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया पहला। तीसरा देखिए, एक डिस्कशन है, डिस्कस द इंटरकनेक्शन बिटवीन क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट फायर, और सजेस्ट करिए क्या पॉलिसीज हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये तीन क्वेश्चनों पे केवल वही काम करेगा जो मेंस लिखना चाहता है। बहुत सारे लोग इसके आगे बढ़ेंगे ही नहीं, यहाँ बोरिंग लगने लगेगा, बट आज की डेट में जो यूपीएससी का ट्रेंड है वो मेहनत करने से निकलेगा, वो चीज़ों को समझने से निकलेगा। एमसीक्यू करते रहो, प्रीलिम्स निकाल लोगे तो उससे भी तुम आईएएस नहीं बन जाओगे, राइट। तो थोड़ा सा मेंस पे फोकस करते चलिए। मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ कि एक दो क्वेश्चन डेली लिखते रहोगे, पूरे पूरे सॉल्यूशन मिलते रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, तीन क्वेश्चन समझ चुके, इसको इंडिया के रिस्पेक्ट में भी आप देख लीजिएगा, और जो अभी करंट में चर्चा में चल रहा है साउथ अमेरिका, इसके तो देखेंगे। अब जंगलों में आग लगने के प्रमुख कारणों में से क्या है। तो देखिए ज़्यादातर जो भी इन्वायरमेंटल इश्यूज उसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला, अगर हम फॉरेस्ट फायर की बात करें तो इसके दो बड़े रीजंस हमें समझ में आते हैं। पहला कुछ नेचुरल कॉजेज है और दूसरा कुछ एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज है। नेचुरल कॉजेज का मतलब हुआ प्राकृतिक कारण क्या है, ठीक बात है, और एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज का मतलब क्या हुआ, जो मानव निर्मित है, जिनका जो मूल वजह है वो क्या है, इंसान है। तो आपने देखा होगा कि लाइटनिंग देखी होगी, बिजली गिरना देखा होगा, तो कई बार जंगलों में बिजली गिरने की वजह से भी आग लगती है। लेकिन आप यकीन मानिए कि ये आग उसी समय या थोड़ी देर बाद पानी बरसने से बुझ भी जाती है। तो जो नेचुरल कॉज है उसका सॉल्यूशन भी नेचर ने हमें दिया हुआ है, ठीक है। और उस एरिया में जहाँ पे ड्राई ह्यूमिडिटी है या ड्राइनेस है या लो ह्यूमिडिटी है, वहाँ भी थोड़ी सी ज़्यादा होने के चांसेस है, समझ सकते होंगे आप इस बात को। और एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या है, जंगलों को बहुत तरह से हम लोगों ने एक्सपोज किया हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कुछ हाई ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसफर करी है, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिक स्पार्क से आग लग जाती है, कभी कभी टूरिज्म की वजह से या इंडस्ट्रियल नॉर्म्स में सेफ्टी ना बरतने की वजह से कोई फ्लेमेबल चीज जंगल तक पहुंच गई, उससे आग लग जाती है। तो फाइनली हम समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट फायर के दो बड़े कॉज है, नेचुरल कॉज और एंथ्रोपोजेनिक कॉज, राइट। तो नेचुरल कॉज आप समझ चुके, प्राकृतिक कारण जिसमें लाइटनिंग चीफ है, और एंथ्रोपोजेनिक कभी कभी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज़्यादा होने से, अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ ड्राइनेस ज़्यादा है और टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे भी आग लगने की संभावना होती है। तो चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे किसी और देश के हिस्से की बात हो रही हो, इसमें हर जगह फॉरेस्ट फायर के यही दो बड़े कारण हो सकते हैं। नेचुरल कॉज आपने पढ़ लिया, और एंथ्रोपोजेनिक का कॉज है ह्यूमन इंड्यूस्ड, मानव निर्मित कारण या मानव जनित कारण।
क्लियर। थोड़ा सा चिंताजनक हमारे लिए इसलिए है क्योंकि इंडिया की प्रिपेयर्डनेस फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हमें इसलिए इस पे ज़्यादा सोचना पड़ेगा। हमारे यहाँ दो यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है हिमालय, एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। और आपको सबसे ज़्यादा ये समझकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है ये फॉरेस्ट फायर के लिए। उत्तराखंड और हिमाचल में जो लगने वाली आग है वो लकली हम कंट्रोल तो कर लेते हैं, बट किसी भी भयानक स्थिति के लिए शायद हम तैयार नहीं हैं। तो ये यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर हो सकता है। दूसरा पॉइंट, अब देखिए प्रीलिम्स के हिसाब से देखिए, वेस्टर्न घाट ज़्यादा फॉरेस्ट फायर के लिए वल्नरेबल है कि ईस्टर्न हिमालय? तो इसका आंसर है वेस्टर्न घाट, क्योंकि ईस्टर्न हिमालय में ज़्यादा हाई रेन डेंसिटी होती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो चीड़ के पेड़ों के बारे में आपने पाइन के बारे में जरूर सुना होगा। इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक रेसिन पाया जाता है, रेसिन जिसको राल बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट होता है जिसकी वजह से फायर आसानी से आग पकड़ लेती है। इसके अलावा नेडल्स होते हैं, जो इनके पत्ते होते हैं, जो इनकी लंबी लंबी पत्तियां होती हैं, वो भी आसानी से आग पकड़ने में हमारी इन फॉरेस्ट की मदद करती हैं। अभी मैंने डिस्कस किया था 2023 में लगभग 12 मिलियन हेक्टेयर एरिया जलकर खत्म हो गया, और जो कि पिछले रिकॉर्ड से लगभग 24% ज़्यादा है। यानी ऐसे समझे कि हम हर जगह तो ग्रो कर रहे हैं, बट यहाँ पे शायद हम कंट्रोल करना मुश्किल, साल दर साल ये एरिया बढ़ता चला जा रहा है। ये कहीं ना कहीं परिणाम है किसका? क्लाइमेट चेंज का, ठीक है। तो हम देखें तो इस साल लगभग 24% फायर, 24% ज़्यादा फॉरेस्टों में आग लगी। क्लियर। अगला देखते हैं, कनाडा ने सबसे ज़्यादा वॉर्स एक्सपीरियंस किया, यानी सबसे ज़्यादा जो फायर का इम्पैक्ट है वो कहाँ पे है? कनाडा पे है। जो पूरी देश में पेड़ जले हैं, सॉरी पूरी दुनिया में जो पेड़ जले हैं उसका 65% जो हिस्सा है वो केवल कहाँ का है? कनाडा का है। यूरोप भी आपने देखा होगा सफ़र कर रहा है किस 3 चीज़ों से? फॉरेस्ट फायर से सफ़र कर रहा है, हैवी रेनफॉल या फ्लडिंग से सफ़र कर रहा है, और ड्रॉट से सफ़र कर रहा है। तो यूरोप भी इन तीनों चीज़ों से क्या कर रहा है? सफ़र कर रहा है। तो आज की डेट में क्लाइमेट चेंज, ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन सब इंटर रिलेटेड है और सब हमारे सामने आ रहा है घूम फिर के। अगर हम ईयर वाइज बात करें तो ये जो दर है, जिस दर से फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर, वो दैट इज 5.4% पर ईयर। अगर 2001 से देखें तो लगभग 5.4% की दर से ये एरिया बढ़ता चला जा रहा है। हर साल साउथ अमेरिका में देखें तो ये फॉरेस्ट फायर हमें देखने को मिलता है, अगस्त से लेकर अक्टूबर तक देखने को मिलता है। बट इस पर्टिकुलर ईयर में जो 2024 में इसका एक्सटेंट है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए काफ़ी चर्चा में है। कभी कभी हम इसे कंट्रोल कर लेते हैं, बट इस समय हम इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब यहाँ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस पूरे साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा वॉर्स अफेक्टेड कौन से? तो देखिए मैंने आपको बताया लगभग 13 देश अफेक्टेड है, जिसमें ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया और भी हैं जो वॉर्स अफेक्टेड हैं, ठीक है। ब्राज़ील में लगभग 59% ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा है जो आज की डेट में ड्रॉट फेस कर रहा है। एक तरफ जंगलों में आग, दूसरी तरफ सूखा। ये जो डबल चैलेंज आ रहा है इसको शायद बीटअप कर पाना मुश्किल होगा, ठीक है। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। क्लियर। क्या किया जा सकता है मिटिगेशन के लिए? अब सबसे आसान काम आप जो कर सकते हैं वो एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, जंगलों को लगा सकते हैं। अब आप समझिए कि जब जंगलों को आप लगाएंगे तो कुछ नेचुरल वजहों से भी फॉरेस्ट फायर होगी और जंगलों का कुछ हिस्सा जलेगा, लेकिन अगर उसी स्पीड में उस स्पेस को मेंटेन किया जाए कि जितना जल रहा है उससे ज़्यादा लगाया जाए तो ये लेवल बना रहेगा। दूसरा हमें क्या करना होगा, हमें बहुत सेफ्टी मेजर से यूज़ करना होगा, और ये जो मिटिगेशन मेजर है इंडिया में भी अप्लाई होंगे एज वेल एज ग्लोबली, आप कहीं पे भी इसको यूज़ करें। जो सोर्स ऑफ इग्निशन है, जो कंबसाइल चीज़ें जिनमें आसानी से आग लग सकती है, उनको जंगलों से दूर रखना होगा। टूरिज्म पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना होगा कि फॉरेस्ट फायर वगैरह, फैक्ट्रीज, कोल माइंस, ऑयल स्टोर्स, इन सब को भी हमें ध्यान में रखना होगा। या तो जंगलों से बहुत दूर रहें, या तो रहें तो ये सबसे सेफ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें, ठीक है। क्लियर। इसके अलावा आग लगना नेचुरल भी है, आर्टिफिशियल को तो हम एक लेवल पर कंट्रोल कर पाएंगे बट नेचुरल फैक्टर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो हमें जंगलों में ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ करने होंगे, ऐसे डेटा एनालाइज करने के लिए कुछ सैटेलाइट्स का यूज़ करना होगा ताकि हमें अर्ली डिटेक्शन हो पाए कहाँ फॉरेस्ट फायर हो रहा है और कहाँ उसे हम रोक सकते हैं, राइट। तो ये मिटिगेशन मेजर्स हो सकते हैं। इंडिया में देखते हैं, ये कुछ प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है।
सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट फायर हो किस टाइप के वनों में हो सकती है, आसानी से पूछा जाने वाला एक प्रश्न हो सकता है जो बहुत आसान नेचर का हुआ। तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट में हो सकता है दैट इज़ ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये पूरा जो है वो सब ड्राई डेसिडुअस है। तो यहाँ पे आग लगने की संभावना है, फॉरेस्ट फायर लगने की संभावना है सबसे ज़्यादा है। ध्यान दें तो लगभग 36% भारत के जो जंगल हैं वो उनमें आग लगने के लिए, फॉरेस्ट फायर के लिए वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, तो देखिए ओवर 36% ऑफ द इंडियाज फॉरेस्ट कवर इज प्रोन टू द फ्रीक्वेंट फॉरेस्ट फायर। क्लियर। अब अगर हम देखें तो हमने दो तरह से बांट रखा है, एक एक्सट्रीमली फायर प्रोन और दूसरा हाईली फायर प्रोन। तो 7% इंडिया के जो फॉरेस्ट कवर है वो कैसे एरिया में आते हैं, एक्सट्रीमली फायर में आते हैं, और 6% कैसे आते हैं, वेरी हाईली फायर प्रोन एरिया में आते हैं। क्लियर। जो किसी भी देश में या किसी भी ट्रॉपिकल नेशन में फॉरेस्ट फायर का समय है वो नवंबर दिसंबर से स्टार्ट होकर जून तक होता है। भारत में जो आग लगने की मेन वजह हैं वो अगर हम देखें तो नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक में क्या है, तो इसका आंसर है मैन मेड। भारत में जो फॉरेस्ट फायर होती है उसमें ज़्यादा रोल किसका है, मैन मेड का है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। अब मैन मेड फैक्टर्स को आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। अभी मैंने डिस्कशन किया इस पॉइंट पे, अगर टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करते हैं और हम अर्ली डिटेक्शन करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज का अर्ली डिटेक्शन करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई बीमारी हो रही है, अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा तो उसका सॉल्यूशन है। तो इसी तरह से लार्ज स्केल फॉरेस्ट फायर तब बनेगी जब कहीं छोटे से शुरू हुआ हो, और अगर उसका अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो हम उसको रोक सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें सैटेलाइट की मदद लेनी होगी, एक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करना होगी कि कैसे हम अर्ली वार्निंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जंगलों की आग को पहचानने के लिए, और जब पहचानते हैं तो उन्हें कंट्रोल करना होगा। ठीक बात है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि जिस रेशियो में फॉरेस्ट फायर हो रही हैं उसी रेशियो में हमें फॉरेस्टेशन भी करना होगा, ताकि जो ये पेस है ये मेंटेन रहे। क्लियर। अगर पेस मेंटेन रहेगा तो ड्रॉट, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं नहीं आएंगी। क्लियर है। तो आप समझिए तीनों प्रॉब्लम इंटरलिंक्ड है, ड्रॉट, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, ये सब इंटरलिंक्ड है, एंड फॉरेस्ट फायर। अब इनका एक ही सॉल्यूशन, जिस पेस से हम फॉरेस्ट बढ़ाएंगे नेचुरली है उसमें कुछ आग भी लगेगी, तो ड्रॉट और क्लाइमेट चेंज के असर हमें थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। नहीं तो आप देख ही रहे हैं यूरोप में क्या हो रहा है, आधा यूरोप बाहर जा रहा है। जर्मनी में 10 लाख विस्थापित हो गए, 10 लाख लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा। और ये वो दिन दूर नहीं है जब दुनिया का हर देश इस तरह की कुछ समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। मैं तो यूं ही मजाक में अपने बच्चों को बताता हूँ कि अब महीने कुछ ऐसे हो गए, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, बताइएगा सही बोल रहा हूँ कि नहीं, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, अप्रैल, सितंबर, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो बार बार जो मैं अप्रैल बोल रहा हूँ ना, वो पीक को बोल रहा हूँ, जो बार बार ही गर्मी बढ़ जा रही है। आपने महसूस किया, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आप देखते होंगे कि अक्टूबर के महीने में भी, सितंबर के महीने में भी लोग बंद कमरों में बिना एसी चला के नहीं बैठ पा रहे हैं। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है क्लाइमेट चेंज, और ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। तो याद रखेंगे, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, ड्रॉट, हाइक इन टेम्परेचर, फ्लडिंग, हाई रेनफॉल, इरेगुलर रेनफॉल, ये सब इंटरलिंक्ड है। और ये सारी समस्या कैसी है, ग्लोबली है। और आप याद रखेंगे, ग्लोबली समस्या के निदान के लिए हमें ग्लोबल एफर्ट्स ही करना होगा, ग्लोबल ऑर्गेनाइज। कोई अकेला देश चाहकर भी कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ प्लानिंग करके रखी हुई है। जैसे हमने हमारे पास प्लान है नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर, 2018 में लॉन्च किया गया। पूछा जा सकता है फॉरेस्ट फायर की प्रिपेयर्डनेस में आप तैयार कर सकते हैं भारत सरकार द्वारा क्या मेजर्स लिए गए हैं, क्या तैयारी की गई है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था, 2018 में। जब भी कोई प्लान पढ़े, स्कीम पढ़े, तो ये जरूर देख लें कि कौन सी मिनिस्ट्री ने उसको लॉन्च किया था। तो लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFC। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मिनिमाइज फॉरेस्ट फायर। कैसे, बाय एम्पावरिंग फॉरेस्ट फ्रिंज कम्युनिटीज, किसी भी तरह से लोगों को समझाना और इस चीज से जागरूक करना कि हम फॉरेस्ट फायर को एटलीस्ट जो मैन ओरिजिन है, एंथ्रोपोजेनिक ओरिजिन है, उसको कम कर सकें। और कैसे, इन कोलैबोरेशन विद स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो याद रखेंगे, नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर का ऑब्जेक्टिव क्या है,
स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स की मदद से जंगलों में लगने वाली आग को कम करना, और उसके लिए जो वहाँ रहने वाली कम्युनिटीज़ है, जो जंगलों के आसपास रहने वाली कम्युनिटीज़ हैं, उनकी मदद से इस फायर को कंट्रोल करना और इसको मैनेज करना। याद रखें, अर्ली डिटेक्शन में ही सॉल्यूशन है और सावधानी में ही सॉल्यूशन है। मेंस के क्वेश्चंस को फिर से देखिएगा, लिखने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं लिख पाएंगे तो आप हमारे आगे आने वाले वीडियोस देखते रहिए, उसमें हम इन सारे क्वेश्चंस को जो मैं अपनी पीपीटीज में मेंस के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ उसको सॉल्व करके आपको समझाऊंगा। याद रखो बच्चों, हल्के फुल्के तरीके से यूपीएससी नहीं निकल सकता, आपको इसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप सोचें कि आप ओवरव्यू करके कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़कर निकाल देंगे एग्ज़ाम, तो आप हर साल दर साल बस रिजल्ट देखकर इंतज़ार करेंगे कभी आपका नंबर आएगा, लेकिन वो कभी नंबर आएगा नहीं। बड़ी जल्दी समय बीत जाता है, इसलिए मेहनत करें और थोड़ा सा पढ़ने पर भी फोकस करें। इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू न्यूज़पेपर, इनके एडिटोरियल्स को भी पढ़ें। आप पाएंगे साल दर साल इसी में से ही, चाहे प्री के क्वेश्चन हो चाहे मेंस के क्वेश्चन, इसी में से आते हैं। चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगले टॉपिक की तरफ।